हेलो एवरीवन। तो आज हम द इंडियन एक्सप्रेस की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं तो आज है 13 नवंबर 2025 थर्सडे। वर्ष के दिनों की बात करें तो 317 दिन अब तक जा चुके हैं इस वर्ष के और मात्र 48 दिन बाकी हैं। तो आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहने वाली है वो होंगी अमेरिकी सरकार शटडाउन समाप्त करने वाले विधेयक, इनकी बिल है, क्या है ये, इसके बारे में देखेंगे। इसके अलावा इंफोसिस पुरस्कार 2025 के बारे में और इसके अलावा छत्तीसगढ़ अभयारण्यों की सीमाओं में क्या बदलाव हुआ है इसको देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में, जो कि आपको कल क्वेश्चन दिया गया था, उसका आंसर को देखते हैं। ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, मिट्टी अपर्दन की प्रक्रिया का सही क्रम निम्नलिखित है। एक है छीटा अपर्दन, शीट अपर्दन, ड्रिल अपर्दन या फिर घाटी अपर्दन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, वो होगा इसका बी, 1 2 3 4। ठीक है, व्याख्या की बात करें तो अपर्दन क्रम जो होता है छींटा बूंदों से, फिर उसके बाद शीट पतली परत पर, फिर रिल यानी कि छोटी नालियों में, फिर घाटी या फिर गहराई में जो है वो होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है, पहली जो न्यूज़ है वो विधेयक यानी बिल के बारे में है। जो वह विधेयक जो अमेरिका में अब तक के सबसे लंबे सरकारी बंद को समाप्त कर सकता है। ये खबर क्या है इसके बारे में देखेंगे। अमेरिकी सरकार शटडाउन समाप्त करने वाले विधेयक। परिचय। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएस में चल रहे सबसे लंबे सरकारी शटडाउन के संदर्भ में प्रस्तुत समाचार एक महत्वपूर्ण विधेयक पर केंद्रित है जो संघीय स्तर पर वित्तीय और प्रशासनिक संकट को हल करने का प्रयास करता है। इसके अलावा ये जो विधेयक है ये क्या है, ये विधेयक SNAP यानी कि सप्लीमेंटल न्यूट्रिशन असिस्टेंस प्रोग्राम है, यानी कि इसके फुल फॉर्म है SNAP की सप्लीमेंटल न्यूट्रिशन असिस्टेंस प्रोग्राम। ये जो है फंडिंग एक्सटेंशन बिल है जो अमेरिकी कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित एक अस्थायी वित्तीय पैकेज है। यह बिल सरकारी शटडाउन को समाप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो वर्तमान में 34 दिनों से अधिक चला है। इस समाचार के अनुसार नवंबर 2025 तक ये जो है वो चला है। यह बिल मुख्य रूप से खाद्य सहायता कार्यक्रम यानी SNAP के लिए फिस्कल ईयर वित्तीय वर्ष 2026 के शेष भाग तक फंडिंग बढ़ाने पर केंद्रित है। यह बिल ट्रंप शासन के तहत शुरू हुए शटडाउन का प्रत्यक्ष परिणाम है जो बजट विवादों विशेषकर जो स्वास्थ्य, कृषि और वेटरन्स मामलों पर जो विवाद हुए हैं उससे उत्पन्न हुआ। डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा प्रायोजित यह बिल सीनेटर डिक डार्बिन द्वारा पेश किया गया। यह एक अंतरिम उपाय है जो पूर्ण बजट समझौते तक संघीय सेवाओं को बहाल करने का प्रयास करता है। समाचार के अनुसार यह बिल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में बुधवार 12 नवंबर 2025 को मतदान के लिए प्रस्तुत किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है, विधेयक का प्राथमिक उद्देश्य सरकारी शटडाउन को तत्काल समाप्त करना जो संघीय कर्मचारियों, लाभार्थियों और अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। विशेष रूप से SNAP फंडिंग को सुरक्षित करना। यह खाद्य सहायता कार्यक्रमों को 30 जनवरी 2026 तक विस्तारित करता है ताकि 42 मिलियन अमेरिकियों, जिनमें से अधिकांश कम आय वर्ग के हैं, उनको भोजन सहायता मिलती रहे। इसके अलावा संघीय एजेंसियों को फंडिंग प्रदान करना, इसमें कृषि विभाग, USDA, वेटरन्स अफेयर्स यानी VA और अन्य एजेंसियों के लिए फंडिंग शामिल है जो शटडाउन के कारण ठप हो गई हैं। द्विदलीय समझौते को बढ़ावा देना, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच समझौते को प्रोत्साहित करना ताकि पूर्ण फिस्कल ईयर 2026 बजट पर वार्ता आगे बढ़ सके। ये आखिर महत्वपूर्ण क्यों है? ये विधेयक अमेरिकी राजनीति और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे लंबा शटडाउन जो है वो यह 1995 से 1996 के 21 द्विवर्षीय शटडाउन से लंबा, यानी कि 34 से भी ज़्यादा दिन का है, जो अमेरिकी इतिहास में अभूतपूर्व है। इससे संघीय सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। द्विदलीय तनाव ट्रंप प्रशासन और डेमोक्रेटिक बहुमत वाली हाउस के बीच संघर्ष को उजागर करता है जो 2024 चुनावों के बाद की राजनीतिक ध्रुवीकरण को प्रतिबिंबित करता है। भारत के लिए यह अमेरिका के साथ द्विपक्षीय संबंधों जैसे कि क्वाड या फिर व्यापार पर प्रभाव डाल सकता है। इसके अलावा सामाजिक आर्थिक प्रभाव को देखें तो SNAP जैसे जो कार्यक्रम है वो ठप होना गरीबी, भूखमरी और असमानता को बढ़ावा देता है और वैश्विक स्तर पर अमेरिकी अर्थव्यवस्था का ठहराव GDP में
0.1 से लेकर 0.2 की हानि अनुमानित है, यानी कि इतनी हानि इससे हो सकती है। और वैश्विक बाजारों जिसमें कि जैसे भारत के निर्यात को भी ये प्रभावित करता है। मुख्य बिंदुओं को देखें तो समाचार के आधार पर विधेयक के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। एक जो मुख्य बिंदु है वह फंडिंग विस्तार को लेकर के, यानी कि जो एसएनएपी को 2026 के शेष फिस्कल ईयर तक फंडेड रखना, जिसमें कि 42 मिलियन लाभार्थियों के लिए $1.4 मिलियन का वार्षिक भुगतान शामिल है। और यह खाद्य स्टाम्प कार्यक्रम को शटडाउन से बचाता है। एजेंसी विशिष्ट प्रावधान की बात करें तो कृषि विभाग, यूएसडीए, वेटरन्स अफेयर्स, वीए और अन्य एजेंसियों के लिए फंडिंग, जिसमें कि वर्कर्स को बैक पे, विलंबित वेतन सुनिश्चित करना शामिल है। इसके अलावा समय सीमा की बात करें तो बिल जो है वो 30 मार्च 2026 तक वैध है, यदि दोनों पार्टियों पूर्ण बजट पर सहमत न हो। यह ओबामा युग के सीआर कंटिन्यूइंग रेजोल्यूशन से प्रेरित है। इसके अलावा राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखें तो डेमोक्रेटिक पार्टी का दावा है कि ये बिल ट्रंप प्रशासन की अनुचित मांगों जैसे कि मैक्सिको बॉर्डर वॉल फंडिंग के विरुद्ध है। और हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने इसे आवश्यकता बताया है। इसके अलावा मतदान प्रक्रिया के अंतर्गत हाउस में डेमोक्रेटिक बहुमत से पारित होते ही उम्मीद है, लेकिन सीनेट से रिपब्लिकन अवरोध संभव है। इसके अलावा इसका प्रभाव क्या होने वाला है? एक तो इसके सकारात्मक प्रभाव होंगे, जिसमें कि तत्काल राहत लोगों को जो है वो मिलेगी, जिसमें कि 8 लाख से भी ज़्यादा संघीय कर्मचारियों को वेतन बहाली और एसएनएपी लाभार्थियों को भोजन सुरक्षा इसमें दी जाएगी। इससे गरीबी दर वर्तमान में 11.5% में वृद्धि जो है वो, यानी कि जो अमेरिका की इस टाइम पर गरीबी दर है वर्तमान में 11.5%, उसकी जो वृद्धि हो रही है लगातार, वो वृद्धि जो है वो रुक जाएगी। इसके अलावा आर्थिक स्थिरता को देखें तो शटडाउन समाप्ति को जीडीपी हानि कम होगी और उपभोक्ता खर्च जो है वो बढ़ेगा, जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं भारत सहित को लाभ पहुंचाएगा। राजनीति की बात करें तो डेमोक्रेट्स को नैतिक उच्चता मिलेगी, जबकि ट्रंप को समझौते के लिए दबाव जो है इस पर पड़ेगा। नकारात्मक प्रभाव को देखें तो अस्थायी समाधान यहाँ पर देखने को मिलेगा। पूर्ण बजट न होने से भविष्य के शटडाउन का खतरा बना रहेगा। सामाजिक के अंतर्गत अगर यह विफल हुआ तो लाखों परिवारों में भुखमरी और स्वास्थ्य संकट जो है वो बढ़ेगा। वेटरन्स और किसानों पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा वैश्विक प्रभाव में अमेरिकी डॉलर की अस्थिरता से उभरते बाजारों जैसे कि भारत में पूंजी बहिर्वाह संभव है, यानी कि ये सारे जो नकारात्मक प्रभाव इसके पड़ सकते हैं। इसके अलावा चुनौतियां क्या होंगी, चैलेंजेस जो आने वाले हैं इसमें द्विपक्षीय असहमति पर। अगर द्विपक्षीय असहमति होती है तो रिपब्लिकन्स इसे डेमोक्रेटिक जाल मानते हैं, यानी कि उनकी असहमति, वो सहमत इस चीज़ से नहीं है, जो ट्रंप की इमिग्रेशन नीतियों को कमज़ोर करेगा। सीनेट में 60 वोटों की आवश्यकता फिलिबस्टर बाधा बनेगी। इसके अलावा कानूनी बाधाएं जो आएंगी, मतलब कानूनी बाधाओं में ट्रंप प्रशासन द्वारा वीटो का खतरा है, या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती इसको जो है वो दी जा सकती है। इसके अलावा समय की सीमा की बात करें तो समय की कमी की बात करें तो इसमें शटडाउन लंबा खिंचने से सार्वजनिक असंतोष बढ़ेगा, जो 2026 मिड टर्म चुनावों को प्रभावित करेगा। और इसके अलावा संस्थागत में अमेरिकी कांग्रेस की ग्रिडलॉक संस्कृति जो पूर्ण सुधार जैसे कि बजट प्रक्रिया में बदलाव की मांग करती है। अब हम देखते हैं ये जो शटडाउन है तो भारत अमेरिका व्यापार जो होता है उस पर अमेरिकी शटडाउन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो अगर हम सरल शब्दों में इसको बोलें तो अमेरिका में सरकारी शटडाउन बजट विवाद से बंदी चल रहा है, जो भारत के व्यापार को प्रभावित कर रहा है। किस तरह से प्रभावित कर रहा है, चलिए समझते हैं। तो निर्यात रुकावट, भारत का अमेरिका को आईटी, दवाएं, कपड़े और ज्वेलरी का निर्यात $80 बिलियन से भी ज़्यादा का होता है सालाना, यानी कि एक साल के अंतर्गत $80 से भी ज़्यादा का निर्यात होता है, यानी इन सारी चीज़ों में, आईटी में, दवाई में, कपड़ों में और ज्वेलरी में। ठीक है, अब ये जो होता है ये कम हो सकता है। इसके अलावा शटडाउन से कस्टम चेक और पेमेंट डिले हो जाते हैं। इसके अलावा टैरिफ का दबाव को देखें तो ट्रंप सरकार ने भारत पर 50% टैरिफ लगाए हैं। रूसी तेल खरीदने पर सजा होगी, यानी कि इस तरह का ट्रंप ने जो है वो टैरिफ लगा दिए हैं भारत पर। 50% का टैरिफ अभी लगाया हुआ है, और रूसी तेल अगर भारत खरीदता है तो उस पर सज़ा होगी, सज़ा जो है वो लगाई है, जिससे भारतीय सामान महंगे हो जाते हैं, इससे व्यापार डील रुक सकती है।
आर्थिक नुकसान को देखें तो भारतीय बाजार डगमगाते हैं, लेकिन शटडाउन खत्म होने की उम्मीद से शेयर ऊपर चढ़े हैं, लेकिन कुल जीडीपी पर 0.1 से 0.2 का % का असर देखने को मिला। इसके अलावा सकारात्मक पक्ष को देखें तो दोनों देश नवंबर 2025 में नई ट्रेड डील पर बात कर रहे हैं और भारत टैरिफ कम करवाने की कोशिश में है और उभरते देश जैसे भारत इसे झेल लेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो छोटा यानी कि ये जो विधेयक है, बिल है, छोटा असर करेगा, लेकिन लंबा चले तो ये जो मतलब शटडाउन है और इसके लिए जो ये विधेयक आया है, अगर ये है तो लेकिन छोटा, लेकिन लंबा चले तो निर्यात और नौकरियां प्रभावित हो सकती हैं और भारत को इसके लिए वैकल्पिक बाजार को चुनना चाहिए, जिसमें कि यूरोप, एशिया जैसे जो देश हैं, मानिए उधर के जो देश हैं, इनको ढूंढना चाहिए। अब हम देखते हैं इसके निष्कर्ष को। यह SNAP फंडिंग एक्सटेंशन बिल अमेरिकी लोकतंत्र की लचीलापन और कमजोरी को उजागर करता है। यदि पारित होता है तो यह तत्काल संकट को टाल देगा, लेकिन दीर्घकालिक समाधान जैसे बजट सुधार की आवश्यकता बनी रहेगी और यह घटना अमेरिकी राजनीतिक अस्थिरता को रेखांकित करती है, जो भारत जैसे उभरते देशों के लिए सतर्कता का संदेश है। अंततः यह बिल सिद्ध करता है कि लोकतंत्र में समझौता ही प्रगति का आधार है, भले ही वह आंशिक हो। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। अमेरिका में काउंटिंग रिजोल्यूशन का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है कांग्रेस द्वारा अस्थायी फंडिंग बिल पारित करना। ठीक है। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिकी संविधान के तहत बजट प्रक्रिया से संबंधित है? राष्ट्रपति बजट प्रस्ताव कांग्रेस को भेजता है। दोनों सदन जिसमें कि हाउस और सीनेट आते हैं, उनको विनियोग विधेयक पारित करना होता है। यदि समय पर विधेयक पारित नहीं होता तो सरकारी शटडाउन हो सकता है। इसमें से कौन सा विकल्प जो है वो सही है? तो इसमें से जो सही आंसर होगा वो होगा सी, पहला और दूसरा और तीसरा, यानी कि इसमें तीनों आंसर ही सही हैं। ठीक है, यानी कि इसमें राष्ट्रपति बजट जो प्रस्ताव कांग्रेस को भेजता है, इसके अलावा दोनों सदन हाउस, सीनेट और विनियोग विधेयक पारित करना होता है। यदि समय पर विधेयक पारित नहीं होता तो सरकारी शटडाउन हो सकता है, यानी इसमें तीनों जो विकल्प हैं वो सही हैं। अब हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड अगर मेंस में क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है, यानी कि यूपीएससी या फिर पीसीएस एग्जाम के लिए। तो 2025 का अमेरिकी सरकार शटडाउन 40 से भी ज़्यादा दिन लोकतांत्रिक संस्थाओं पर क्या दबाव डालता है? यानी कि 40 से भी ज़्यादा दिन का जो शटडाउन है वो लोकतांत्रिक संस्थाओं पर क्या दबाव डालता है और भारत के संसदीय ढांचे से इसकी तुलना करें 250 शब्द के अंतर्गत। अब हम देखते हैं अपनी अगली न्यूज़ के बारे में, जो है प्रकृति DNA नवीकरणीय ऊर्जा पर शोध के लिए इन्फोसिस पुरस्कार दिया गया है। ये इन्फोसिस पुरस्कार 2025 क्या है, चलिए देखते हैं। इन्फोसिस पुरस्कार 2025 ये जो इन्फोसिस प्राइज़ है, ये एक प्रमुख वैज्ञानिक मान्यता है जो भारत की अनुसंधान क्षमता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम देखें खबर आखिर है क्या। तो 12 नवंबर 2025 को बेंगलुरु में इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन ने 17वें इन्फोसिस पुरस्कार 2025 के 6 विजेताओं की घोषणा की है। यह पुरस्कार मध्य करियर के शोधकर्ताओं को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इसके अंदर विजेता जो है वो है भौतिक विज्ञान में है कार्तिक मंथीराम, जो प्रिंसटन विद्यालय अमेरिका के हैं, और इंजीनियर एवं कंप्यूटर विज्ञान के अंतर्गत सुशांत सचदेवा टोरंटो विश्वविद्यालय कनाडा में है। इसके अलावा जो जीव विज्ञान में दिया गया है उसमें अंजना बद्रीनारायण, जो नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज बेंगलुरु भारत में है। गणितज्ञ विज्ञान में ये सब्यसाची मुखर्जी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई भारत के अंतर्गत हैं। मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान में देखें तो एंड्रयू ओलेट, जो शिकागो विश्वविद्यालय अमेरिका में है। यानी कि ये जो 6 लोग हैं, जो कि एक भौतिक विज्ञान का अमेरिका के लिए, इंजीनियर में कनाडा के लिए, इंजीनियरिंग कंप्यूटर विज्ञान में कनाडा के लिए, जीव विज्ञान में भारत बेंगलुरु भारत के लिए, गणितज्ञ विज्ञान मुंबई भारत के लिए। इसके अलावा मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान का जो है वो अमेरिका के लिए, यानी कि इन देशों के लिए जो है ये पुरस्कार दिया जाएगा। इसकी घोषणा हो चुकी है। और अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान, यानी कि जो अर्थशास्त्र का जो मिलेगा वो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत निखिल अग्रवाल
मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो भी अमेरिका के हैं। यानी कि इन लोगों को जो है वो पुरस्कार मिलेगा। प्रत्येक विजेता को $1 लाख, लगभग 80 लाख रुपए, स्वर्ण पदक और प्रशस्ति पत्र मिलेगा। यानी कि प्रत्येक विजेता को इसमें $1 लाख यानी कि 88 लाख रुपए मिलेंगे और स्वर्ण पदक मिलेगा और इसके अलावा प्रशस्ति पत्र मिलेगा। इसकी जो उम्र सीमा को 50 से घटा करके अब 40 वर्ष किया गया है, ताकि युवा शोधकर्ताओं को प्रोत्साहन मिले। यानी कि पहले जो इसके अंतर्गत उम्र रखी जाती थी वो 50 वर्ष रखी जाती है, यानी कि कम से कम 50 वर्ष का जो व्यक्ति है वो होना चाहिए, तभी उसको जो है वो इस तरह के पुरस्कार मिल सकते हैं। लेकिन अब इसको घटा करके 40 वर्ष कर दिया गया है, इसलिए ताकि जो युवा हैं वो शोधकर्ताओं को प्रोत्साहन दें। और यह घोषणा ISF के ट्रस्टीज जैसे NR नारायण मूर्ति के दिनेश द्वारा की गई है। इसके अलावा आखिर ये पुरस्कार जो है वो दिया क्यों जाता है? तो यह पुरस्कार वैज्ञानिक, इंजीनियर, गणितज्ञ, अर्थशास्त्री और सामाजिक वैज्ञानिकों के नवीनतम अनुसंधान को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है, जो मानव जीवन को बेहतर बनाने वाले क्षेत्रों में योगदान देते हैं। और इसका जो उद्देश्य है वो है वैश्विक व्यापार पर भारतीय मूल के शोधकर्ताओं को प्रोत्साहन करना। इसके अलावा बाजार डिज़ाइन, DNA मरम्मत, नवीकरणीय ऊर्जा, प्राकृत भाषाओं जैसे क्षेत्रों में व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करना। इसके अलावा युवा प्रतिभाओं को मान्यता देकर अनुसंधान को लोकतांत्रिक बनाना। अगर हम देखें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यह अनुसंधान एवं विकास यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने की सरकारी नीतियों जैसे कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन से जुड़ता है। अब हम देखते हैं ये आखिर पुरस्कार देता कौन है। इंफोसिस साइंस फाउंडेशन यानी कि ISF, इंफोसिस साइंस फाउंडेशन, जो इंफोसिस के सह संस्थापकों द्वारा 2009 में स्थापित एक स्वतंत्र गैर लाभकारी ट्रस्ट है। ट्रस्टीज में NR नारायण मूर्ति के गोपाल कृष्ण आदि शामिल हैं। अब हम देखते हैं इसके इतिहास और पृष्ठभूमि के बारे में। तो इंफोसिस पुरस्कार की शुरुआत 2009 में इंफोसिस साइंस फाउंडेशन ISF द्वारा की गई थी, जो इंफोसिस की सह संस्थापकों जैसे NR नारायण मूर्ति, SG शिबूलाल द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी संगठन है। इसका जो प्रारंभिक उद्देश्य था वो भारत को वैज्ञानिक नवाचार का केंद्र बनाना था, और क्योंकि 2000 के दशक में IT क्रांति के बाद विज्ञान क्षेत्र में निवेश की आवश्यकता महसूस हुई थी, इस वजह से। अब हम देखते हैं इसके विकास के बारे में। 2009 से अब तक 16 संस्करण पूरे हो चुके हैं और 2025 में 17वां जो है वो हुआ है। और शुरू में 5 श्रेणियाँ इसके अंतर्गत थीं और अब 6 श्रेणियाँ, यानी कि अर्थशास्त्र पहले अलग था, तो छठी जो श्रेणी है अर्थशास्त्र की, उसको भी इसके अंतर्गत जोड़ा गया है। महत्वपूर्ण बदलाव इसमें क्या हुए हैं? 2025 में उम्र सीमा 40 वर्ष की थी, ताकि अधिक युवा शामिल हो। यानी कि 2025 में जो उम्र सीमा 40 वर्ष कर दी गई है, ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा युवा इसमें शामिल हो। ये जो पुरस्कार है वो नोबेल जैसा है, इसे भारतीय नोबेल के नाम से जाना जाता है। यानी कि भारतीय नोबेल जैसा जो पुरस्कार है, यानी कि भारतीय नोबेल जो पुरस्कार कहा जाता है वो इंफोसिस पुरस्कार को कहा जाता है, क्योंकि यह मिड करियर शोधकर्ताओं पर फोकस करता है। नोबेल लेट करियर के लिए अगर हम देखें एग्ज़ाम के दृष्टि से, तो यह कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR का उदाहरण है, जो 2013 के कंपनीज एक्ट से जुड़ता है। यानी कि अगर हम देखें तो जिस तरह से 6 जो श्रेणियां हैं वो नोबेल पुरस्कार में रखी गई हैं, जिस तरह से उसमें जो पुरस्कार दिया जाता है, इसी तरीके का जो पुरस्कार है ये इंफोसिस में दिया जाता है। लेकिन ये इंफोसिस जो पुरस्कार है वो भारत का है, जबकि जो नोबेल है वो बाहर का है, यानी कि वो विदेशी पुरस्कार है। तो इसी वजह से इंफोसिस पुरस्कार को भारत का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ठीक है। सामाजिक और राजनीतिक एवं आर्थिक पहलुओं को अगर हम देखें, तो सामाजिक पहलू में पुरस्कार विविधता को बढ़ावा देता है। यानी कि अगर पुरस्कार दिया जाता है तो विविधता जो है उससे बढ़ती है, और प्राकृतिक भाषाओं ओलेट से लेकर DNA मरम्मत, बद्री नारायण तक यह लिंग समानता महिलाओं विजेता जैसे अंजना यहाँ पर दिखाई देती हैं, और सांस्कृतिक संरक्षण को प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा भारत में अनुसंधान को लोकप्रिय बनाकर STEM शिक्षा को मजबूत करता है, जो सामाजिक असमानता कम करने में सहायक है। यानी कि अगर हम देखें तो इसमें
भाषा है यानी कि भाषा को लेकर के जो विविधता है उसको बढ़ावा मिलता है। समानता का यहाँ पर समानता को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर जो सामाजिक असमानता है उसको भी कम करने का यहाँ पर उद्देश्य है, यानी कि कम होती है इससे, और शिक्षा को भी बढ़ावा मिलता है, शिक्षा भी मजबूत होती है। तो इसके कई लाभ होते हैं, यानी कि इस तरह से पुरस्कार देने के। राजनीतिक पहलुओं को अगर हम देखें तो भारत की सॉफ्ट पावर को मजबूत करता है। वैश्विक भारतीय डायस्पोरा जैसे MIT प्रिंसटन के विजेता को सम्मानित कर वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को जीवंत करता है। यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पर जो सॉफ्ट पावर है, यहाँ पर एक सॉफ्ट पावर मजबूत हो रही है। दूसरी चीज़ जो वसुधैव कुटुंबकम अवधारणा है वो भी एक तरीके से जीवंत हो रही है। सरकारी नीतियाँ जैसे कि आत्मनिर्भर भारत और ग्लोबल इन्वेस्टेशन इंडेक्स यानी कि GII में सुधार से जुड़ता है, जहाँ भारत 2025 में 40वें स्थान पर है। ठीक है। आर्थिक पहलुओं को अगर हम देखें तो बाजार डिज़ाइन अग्रवाल जैसे शोध आपूर्ति मांग को बेहतर बनाते हैं, जो नीति निर्माण जैसे कि APMC सुधार में उपयोगी है। नवीकरणीय ऊर्जा मंथीराम भारत के 500 गीगावाट लक्ष्य 2030 को सपोर्ट करता है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो यह रिसर्च एंड डेवलपमेंट निवेश को प्रेरित कर GDP वृद्धि वर्तमान 7% को बढ़ावा देता है। अब 7% है और इसको ये चीज़ जो है वो बढ़ाती है। लाभ अगर हम देखें तो व्यक्तिगत लाभ में विजेताओं को वैश्विक मान्यता, फंडिंग और नेटवर्किंग मिलती है जो उनके शोध को तेज़ करती है। राष्ट्रीय लाभ में युवा माइंड्स को प्रेरित कर ब्रेन ड्रेन रोकता है और भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट खर्च GDP का 0.7% बढ़ाने में मदद करता है। वैश्विक लाभ में सतत विकास लक्ष्यों SDGs जैसे स्वास्थ्य, जीव विज्ञान, ऊर्जा में भौतिक को सपोर्ट करता है। और दीर्घकालिक लाभ में नवाचार से रोजगार का सृजन होता है, जैसे AI एल्गोरिदम, सचदेवा से टेक जॉब्स वगैरह। भारत को कब मिला था ये? तो इसके ये जो पुरस्कार है ये शुरू से ही भारत मूल के शोधकर्ताओं के लिए हैं, इसलिए 2009 से भारत को लगातार लाभ इससे हुआ है। प्रथम वर्ष 2009 में अशोक सेन स्ट्रिंग थ्योरी को और कृष्ण स्वामी विजय राघवन जो कि जीव विज्ञान के लिए इन दोनों भारतीयों को दिया गया था। इसके अलावा कुल भारतीय विजेता जो अब तक इसमें पुरस्कार मिला है वो 2009 से 2024 तक 50 से भी ज़्यादा विजेताओं को इसमें पुरस्कार मिला है, जैसे 2024 में वेदिका खेमानी, नीन गुप्ता आदि को, और 2025 में 2 भारतीय अंजना बद्रीनारायण को जीव विज्ञान के लिए और सब्यसाची मुखर्जी को गणित के लिए। इसके अलावा ट्रेंड की बात करें तो 70% विजेता भारतीय मूल के हैं, जो डायस्पोरा की ताकत दिखाता है। अगर हम एग्जाम के उससे देखें तो भारतीय विज्ञान डायस्पोरा पर निबंध का टॉपिक जो है वो आ सकता है, यानी कि डायस्पोरा के बारे में। इसके अलावा अगर हम अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखें तो राशि एवं प्रारूप यहाँ पर दिखाई देता है, और 1 लाख USD कर मुक्त भारत में स्वर्ण पदक और विजेता व्याख्यान देते हैं। और श्रेणियों में इसमें 6 श्रेणियाँ हैं: भौतिक, इंजीनियरिंग, जीव, गणित, मानविकी और अर्थशास्त्र। चुनाव प्रक्रिया की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति जैसे नोबेल विजेता द्वारा इसका चयन होता है, यानी कि किसको पुरस्कार दिया जाना है। संबंधित देखें तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से तुलनीय है, लेकिन वैश्विक फोकस इस पर किया जाता है, यानी कि एक तरीके से अगर तुलना करनी हो तो भटनागर पुरस्कार से हम इसकी तुलना कर सकते हैं। और ये लेकिन इसमें ख़ास बात यह है कि ये वैश्विक स्तर पर फोकस करता है। 2025 विशेष रूप से देखें तो उम्र सीमा घटाकर युवा फोकस उम्र सीमा घटाकर इसकी यानी कि 50 से 40 वर्ष करके जो युवा का फोकस है वो इस पर लाया गया है, और विजेता भारत में अधिक समय बिताएंगे इस चीज़ से। विजेताओं के शोध पर विस्तार को देखें तो कार्थिश मंथीराम भौतिक के लिए रसायनों को बिजली से साफ तरीके से बनाना ताकि प्रदूषण कम हो और नवीकरणीय ऊर्जा सस्ती बने। इसके अलावा यानी कि इन्होंने इस चीज़ पर काम किया था। इसके अलावा जो सुशांत सचदेवा है जिनको इंजीनियरिंग के लिए मिलेगा, वो तेज़ कंप्यूटर एल्गोरिदम डिज़ाइन करते हैं जो बड़े डेटा को जल्दी हल करते हैं, और AI को ऑटोमाइजेशन के लिए इनको जो है वो ये पुरस्कार मिलेगा। इसके अलावा जो अंजना बद्रीनारायण है जिनको कि जीव विज्ञान के लिए मिलेगा, वो छोटे उपकरणों से जीव कोशिकाओं की मरम्मत देखना उनका काम है, और DNA क्षति समझकर कैंसर इलाज जैसा जो इलाज है वो बेहतर होता है इससे। सब्यसाची मुखर्जी को गणित में जो कि जटिल गणितीय आकृतियाँ
क्लिनियन ग्रुप्स की गति को समझना जो कंप्यूटर ग्राफिक्स और भौतिकी में मदद करते हैं। इसके अलावा जो एंड्रयू ओलेट हैं जिनको मानविकी के लिए दिया जाएगा वो प्राकृत संस्कृत भाषाओं का 2000 साल पुराना इतिहास खोजना इनका काम है और संस्कृति और साहित्य को ये जोड़ करके जो है वो बताते हैं। इस वजह से इनको इसमें पुरस्कार मिलेगा। इसके अलावा जो निखिल अग्रवाल हैं जिनको अर्थशास्त्र में मिलेगा वो बाजार डिज़ाइन के लिए के तरीके जैसे नीलामी जो संसाधनों जैसे स्पेक्ट्रम को बेहतर बांटते हैं। अब हम देखते हैं इस खबर के निष्कर्ष के बारे में। तो इंफोसिस पुरस्कार 2025 भारत के अनुसंधान परिस्थिति को मजबूत करने का प्रतीक है जो युवा प्रतिभाओं को वैश्विक मंच देता है और ये नवाचार एवं सतत विकास के थीम को समझने का माध्यम है और सरकार को ऐसे निजी प्रयासों से सीख कर रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट बढ़ाना चाहिए ताकि भारत जो है वो GII में टॉप 10 पर पहुँचे। और यह पुरस्कार साबित करता है कि कॉरपोरेट योगदान में से राष्ट्रीय लक्ष्य हासिल हो सकते हैं और एक प्रेरणादायक ये मॉडल जो है वो प्रस्तुत करता है। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनके बारे में। इंफोसिस साइंस फाउंडेशन ISF की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 2009 में। इसके अलावा जो इंफोसिस पुरस्कार 2025 में कितनी श्रेणियां हैं? तो इसमें जो श्रेणियां हैं वो 6 हैं इस टाइम पर। इसमें भौतिक विज्ञान, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर विज्ञान, जीव विज्ञान, गणितीय विज्ञान, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान और अर्थशास्त्र यह विविध अनुसंधान क्षेत्रों को कवर करता है। इसके अलावा इंफोसिस जो पुरस्कार है उसको अक्सर भारतीय नोबेल क्यों कहा जाता है? इसका कारण क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है B। यह मिड करियर शोधकर्ताओं पर फोकस करता है। ठीक है। इसके अलावा इंफोसिस पुरस्कार 2025 में उम्र सीमा को पहले इसकी तुलना में क्या बदलाव किया गया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा B, घटाकर 40 वर्ष में किया गया है। पहले 50 वर्ष थी और अब 40 वर्ष की गई है ताकि युवा शोधकर्ताओं को अधिक अवसर मिले और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में युवा प्रतिभा विकास से जुड़ा है। अब हम देखते हैं अपनी अगली न्यूज़ के बारे में जो है माओवादी खतरे से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ के अभयारण्यों की सीमाओं में बदलाव किया जाएगा। क्या बदलाव होंगे यानी कि छत्तीसगढ़ की जो सीमा है इसके बारे में देखते हैं। खबर क्या है? यह खबर छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में स्थित पामेड़ वन्यजीव अभयारण्य यानी कि पामेड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की सीमाओं में प्रस्तावित परिवर्तन से संबंधित है और अप्रैल मई 2025 से चले ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के कई महीने बाद जिसमें कि करेगुट्टा पहाड़ियों में माओवादी को भगाने के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF ने बड़ी कार्रवाई की है। इसके अंतर्गत यह पर्यावरण मंत्रालय ने जंगल युद्ध प्रशिक्षण कॉलेज और बटालियन कैंप स्थापित करने के लिए अभयारण्य क्षेत्र से 3480 हेक्टेयर भूमि को बीजापुर वन मंडल को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है। इसके बदले बीजापुर वन मंडल से 3535 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि अभयारण्य में जोड़ी जाएगी। यह निर्णय स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ यानी कि SCNBWL द्वारा लिया गया जो छत्तीसगढ़ सरकार के प्रस्ताव को मंजूर करता है। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्या है? तो माओवादी खतरे से निपटने के लिए सुरक्षा बलों की क्षमता बढ़ाना इसका उद्देश्य है और साथ ही वन्यजीव संरक्षण को प्रभावित ना करने की शर्तें लगाई गई हैं। यह खबर आंतरिक सुरक्षा यानी कि लॉ वाइंग एक्सट्रीमिज्म LWE और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन की चुनौती को उजागर करता है। इसके अलावा जो माओवादी अभयारण्य है वो क्या है आखिर? तो माओवादी अभयारण्य से तात्पर्य पामेड़ वन्यजीव अभयारण्य से है जो माओवादी प्रभावित क्षेत्र और रेड कॉरिडोर में स्थित है। यह छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में तेलंगाना सीमा के निकट फैला 262 वर्ग किलोमीटर का संरक्षित क्षेत्र है जिसकी स्थापना 1983 में वन्य भैंस यानी कि वाइल्ड बफेलो संरक्षण के लिए की गई थी। इसके अंतर्गत यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पामेड़ क्षेत्र है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ये इधर तेलंगाना है और तेलंगाना के पास में जो छत्तीसगढ़ का ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर ये किया गया था। यह घने जंगलों, साल, तेंदू और टीक के मिश्रित वनों से आच्छादित है जहाँ स्लोथ, बियर, लेपर्ड, इंडियन वाइल्ड डॉग और वन्य भैंस जैसी दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। हालांकि यह क्षेत्र
लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म LWE का गढ़ रहा है, जहां माओवादी संगठन जैसे CPI माओइस्ट सक्रिय है। इसके अलावा कर्रेगुटा पहाड़ियां जो अभयारण्य से सटी हैं, माओवादियों की रणनीतिक छिपने की जगह रही हैं और ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में CRPF ने 21 दिनों की कार्रवाई में 31 माओवादियों को मार गिराया, लेकिन यह क्षेत्र अभी भी असुरक्षित है। सीमा में बदलाव से क्या प्रभाव पड़ेगा? इसके प्रभाव को देखें तो अभयारण्य की सीमाओं में यह मामूली समायोजन 50 हेक्टेयर का शुद्ध विस्तार होकर सुरक्षा और संरक्षण दोनों पर प्रभाव डालेगा। सुरक्षा प्रभाव में जंगल युद्ध कॉलेज स्थापित होने से CRPF को स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण मिलेगा, जो माओवादी घुसपैठ रोकने में सहायक होगा। कर्रेगुटा जैसे क्षेत्रों में त्वरित प्रक्रिया संभव बनेगी, जिससे कि LWE प्रभावित जिलों जिसमें कि बीजापुर भी आता है, उसमें शांति प्रक्रिया तेज होगी। इसके अलावा पर्यावरण प्रभाव में हस्तांतरित क्षेत्र से वन्यजीव वायुस्थल प्रभावित हो सकता है, लेकिन जोड़ी जाने वाली भूमि से जैव विविधता संरक्षण मजबूत होगा और SCNBWL की शर्तें जैसे कि गैर संचालन क्षेत्रों से परहेज करना और जैव विविधता मॉड्यूल को प्रशिक्षण में शामिल करना सुनिश्चित करता है। हालांकि निर्माण गतिविधियां वन्य भैंस और जैव प्रजातियों पर दबाव डाल सकती हैं। इसके अलावा सामाजिक आर्थिक प्रभाव को देखें तो स्थानीय आदिवासी समुदायों जैसे कि गोंड जनजाति को रोजगार मिलेगा, लेकिन विस्थापन का जोखिम रहेगा। यह सतत विकास इनकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सिद्धांत को चुनौती देता है, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा पर्यावरणीय चिंताओं पर भारी पड़ती है। इसके अलावा चुनौतियों को देखें तो सुरक्षा चुनौतियां यहाँ पर है। माओवादी प्रतिक्रिया बढ़ सकती है, जैसे कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के बाद ग्रेहाउंड कमांडो की मौतों से देखा गया और अभयारण्य क्षेत्र में कॉलेज स्थापित करना लॉजिस्टिकल रूप से कठिन है, क्योंकि घने जंगल है और खराब जो है सड़कें वहां पर बनी हुई हैं इस वजह से। इसके अलावा पर्यावरणीय चुनौती में भूमि हस्तांतरण से जैव विविधता की हानि होगी, विशेषकर जो वन्य भैंस हैं उनके लिए। SCNBWL की शर्तें लागू करने में निगरानी की कमी है। इसके अलावा प्रशासनिक चुनौतियों में केंद्र राज्य समन्वय MOEF वर्सेस MHA जो है वो आदिवासी अधिकार, FRA 2006 का पालन और LWE क्षेत्र में विकास कार्यों में विलंबित है। इसके अलावा इससे लाभ क्या होगा? तो इसमें सुरक्षा लाभ में स्थानीय प्रशिक्षण से CRPF की दक्षता बढ़ेगी और LWE को जड़ से समाप्त करने में सहायता जो है वो मिलेगी, जिसमें कि सरकार का 2026 तक का LWE मुक्त भारत लक्ष्य रखा गया है। यहाँ पर इस चीज़ को याद रखिएगा, LWE मुक्त भारत लक्ष्य 2026 तक का इसमें रखा गया है। संरक्षण लाभ को देखें तो अतिरिक्त 50 हेक्टेयर भूमि से अभयारण्य का विस्तार होगा और वन्यजीव कॉरिडोर मजबूत होगा और प्रशिक्षण में जैव विविधता मॉड्यूल से सैनिकों में पर्यावरण जागरूकता जो है वो आएगी। इसके अलावा आर्थिक सामाजिक लाभ को देखें तो स्थानीय रोजगार, इको टूरिज्म संभावना और आदिवासी समुदायों का मुख्य अधिकार से जुड़ाव इसमें देखा गया है और समग्र रूप से यह सुरक्षा सह विकास मॉडल को मजबूत करता है। इसके अलावा मुख्य बिंदुओं को देखें तो ऑपरेशनल बैकग्राउंड में अप्रैल 2025 का ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट 21 दिनों में 31 माओवादी ढेर CRPF की सबसे बड़ी कार्रवाई इसमें होगी और भूमि समायोजन में 3485 हेक्टेयर हस्तांतरण, अभयारण्य से 3535 हेक्टेयर जोड़ बीजापुर से इसमें शुद्ध लाभ 50 हेक्टेयर का होगा, यानी कि दोनों जगह से जो वो शुद्ध लाभ 50 हेक्टेयर का होगा। और इसके अलावा जो CRPF की मांग है उसमें 70 एकड़ भूमि जंगल युद्ध कॉलेज और बटालियन कैंप के लिए रखी गई है, यानी कि जो 700 एकड़ भूमि है वो जंगल युद्ध कॉलेज के लिए और बटालियन कैंप के लिए मांग की गई है रखने के लिए। SCNBWL की जो शर्तें हैं उसमें पहली जो शर्त है वो वन्यजीव संरक्षण तंत्र के लिए है, दूसरी शर्त प्रशिक्षण में जैव विविधता मॉड्यूल के लिए और तीसरी शर्त है वन्य भैंस संरक्षण कार्यक्रम के लिए। इसके अलावा अभयारण्य विवरण में 1983 में स्थापित किया गया था ये अभयारण्य और 262 स्क्वायर किलोमीटर वन्य भैंस पर फोकस किया गया और माओवादी गढ़ पर। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? LWE संदर्भ में अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ LWE का केंद्र 10 जिलों में प्रभावित होगा और 2025 तक 90% की कमी का दावा है इसके लिए, लेकिन
बॉर्डर क्षेत्र जिसमें कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना आता है, यानी कि जैसा कि हमने चित्र में भी देखा था, तो छत्तीसगढ़ तेलंगाना आता है, वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। कानूनी फ्रेमवर्क को देखें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की धारा 35 के तहत SCNVWL की भूमिका में FARE 2006 से आदिवासी सहमति आवश्यक है। इसके अलावा नीतिगत लिंकेज को देखें तो राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति NSP 2020 में LWE पर फोकस किया गया और पर्यावरण नीति में ग्रीन के क्लियरेंस प्रक्रिया नज़र आती है। इसके अलावा तुलनात्मक अगर हम देखें यहाँ पर, यानी कि इन चीज़ों की तुलना यहाँ पर अगर हम करें तो समान उदाहरण दिखाई देते हैं, जिसमें कि भुजमाड़ अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में सुरक्षा चुनौती है। अब हम देखते हैं इस खबर के निष्कर्ष के बारे में। तो यह जो निर्णय है वो राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पर्यावरण संरक्षण के साथ संतुलन स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, जो भारत की सुरक्षा सह विकास रणनीति को मजबूत करता है। हालांकि सफलता SCNVWL शर्तों के कड़ाई से पालन और स्थानीय भागीदारी पर निर्भर करेगी, यानी कि ये सफल होगा या फिर नहीं, ये इस चीज़ पर ही निर्भर करेगा कि वहाँ पर कितना कड़ाई से इन शर्तों का पालन होता है और स्थानीय भागीदारी कितनी है। दूसरी चीज़, भविष्य में ऐसे मॉडल अन्य रेड कॉरिडोर क्षेत्रों जिसमें कि झारखंड आता है, उड़ीसा आता है, उनमें लागू किए जा सकते हैं, लेकिन पारदर्शिता और मॉनिटरिंग सुनिश्चित करनी ही होगी। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। तो भारत में वन्य जीव अभ्यारण्यों की विविधता के कारकों में से कौन सा निम्नलिखित छत्तीसगढ़ के वर्षावन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है? तो इसमें जलवायु परिवर्तन भी आता है, जनजातीय विस्थापन भी आता है और नक्सल प्रभाव भी आता है, यानी कि ये जो तीनों प्रभाव हैं वो छत्तीसगढ़ के वर्षावन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। तो इसका आंसर होगा D, उपयुक्त सभी। ठीक है, अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में वनों की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो कथन है वो नक्सली घने जंगलों का उपयोग अपनी गतिविधियों के लिए करते हैं। तो दूसरा जो ऑप्शन है वो छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में अभ्यारण्यों का विस्तार नक्सलवाद को बढ़ावा देता है। तो इसका जो आंसर होगा वो दोनों इसमें सही है, यानी कि इसमें C ऑप्शन सही है, यानी कि जो नक्सली हैं वो घने जंगलों का उपयोग अपनी गतिविधि के लिए करते हैं, और दूसरी चीज़ छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले में जो अभ्यारण्य है उनका विस्तार नक्सलवाद को बढ़ावा देता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो मेंस में अगर इसमें इस तरह से जो क्वेश्चन है वो बन सकता है, नक्सलवाद एक सामाजिक, आर्थिक और विकारात्मक मुद्दा है जो हिंसक आंतरिक सुरक्षा खतरे के रूप में प्रकट होता है, और इस संदर्भ में उपरोक्त जो मुद्दा है, यानी कि जो हमने अभी खबर देखी है, इसे क्वेश्चन को देखते हुए ये जो खबर है ये और नक्सल वो उपयुक्त मुद्दों पर चर्चा यहाँ पर अगर हम इसकी करते हैं, और नक्सलवाद के संकट के से निपटने के लिए बहुस्तरीय रणनीति सुझाइए, यानी किस तरह से जो क्वेश्चन है वो आ सकता है, और ये जो खबर आई है वो इसका एक उदाहरण बन सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर देते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे का आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका ये क्वेश्चन है, ज्वालामुखी विस्फोट के उत्पादों में से निम्नलिखित में से कितने शामिल हैं? एक है पाइरोक्लास्टिक मलबा, दूसरा है राख और धूल, तीसरा है नाइट्रोजन यौगिक और चौथा है सल्फर यौगिक। तो इसमें से केवल एक आंसर है, केवल 2, केवल 3 या फिर चारों? तो इसमें से जो भी आपको ऑप्शन सही लगता है वो इसका जवाब अपने कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी न्यूज़। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।